हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, प्रोटीन के पांचवें और लास्ट एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मुख्य 2023 में पूछे गए इन प्रश्नों के जवाब। और क्या प्रश्न पूछे गए थे, प्रोटीन की संरचना और दूसरा पूछा जाता है प्रोटीन के कार्य या महत्व। तो प्रोटीन की संरचना के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो हम लोग प्रोटीन की संरचना को लेकर पहले देखेंगे। तो प्रोटीन में कितनी संरचनाएं पाई जाती है, तो प्रोटीन में 4 संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं, द्वितीयक संरचना कहते हैं, तृतीयक संरचना कहते हैं और चतुर्थ संरचना कहते हैं। आइए पहले इतना लिखित रूप में देख लेते हैं। तो आपका हेडिंग क्या होगा, तो हेडिंग होगा प्रोटीन की संरचना। अब प्रोटीन की संरचना में आप क्या देखेंगे कि प्रोटीन की जो संरचना होती है वो आगे लिखी जा रही है। प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला क्या होता है, तो पहला आपका होता है प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका द्वितीयक संरचना। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका तृतीयक संरचना। और चौथा होता है क्या, तो चौथा होता है चतुर्थ संरचना। इन्हीं प्रश्नों के जवाब के साथ इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं। तो पहला है हेडिंग होगा, क्या होगा, प्रोटीन की प्राथमिक क्या संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वह अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब कि अल्फा एमिनो अम्ल के अणु विशिष्ट क्रम में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। क्या, जब अल्फा एमिनो अम्ल के अणु विशिष्ट क्रम में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो इसे हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। और यदि प्राथमिक संरचना प्रोटीन की बदल गई तो प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। क्या कहा गया कि यदि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बदलती है तो ऐसी परिस्थिति में उसके भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यही चीज पहले आप लिखित रूप में देख लीजिए। क्या, जब अल्फा एमिनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ये केस बना के आपका लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि यदि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है
तो प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये रहा प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। दूसरा आप क्या देखेंगे, तो दूसरा आप देखेंगे क्या, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की क्या, द्वितीयक संरचना। अब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है, अब ये देखेंगे। तो आप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर चुके हैं। जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किए हैं, ये लंबा और लचीला प्राप्त होता है। यदि आप लंबे और लचीले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को दृढ़ वलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित कर देते हैं तो इसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। क्या, लंबी और लचीली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को दृढ़ वलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित कर देते हैं तो इसे हम प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके बाद प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वह एल्किल समूहों की संख्या, एल्किल समूहों के आकार पर निर्भर करता है। अर्थात एल्किल समूह का आकार यदि बड़ा होता है तो प्रोटीन के इस द्वितीयक संरचना को अल्फा हेलिक्स या अल्फा कुंडलिनी संरचना कहते हैं। और यदि एल्किल समूह का आकार छोटा रहा तो प्रोटीन के इस द्वितीयक संरचना को बीटा परत संरचना कहते हैं। इसका मतलब द्वितीयक संरचना में इसके अंदर दो तरह की संरचना पाई जाती है, एक अल्फा कुंडलिनी संरचना पाई जाती है और दूसरा क्या पाया जाता है, बीटा परत संरचना पाया जाता है, जिसका अध्ययन किसने किया था, 1951 ईस्वी में लिनियस पॉलिंग और कोरे नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। इन्होंने कैसे अध्ययन किया था, एक्स किरण की सहायता से। अर्थात 1951 ईस्वी में लिनियस पॉलिंग और कोरे नामक वैज्ञानिक ने द्वितीयक संरचना पर एक्स किरण की बमबारी कराते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उसमें दो तरह की संरचना पाई जाती है, एक अल्फा हेलिक्स पाया जाता है और एक बीटा परत भी पाया जाता है। जब एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है तो अल्फा हेलिक्स पाया जाता है और जब एल्किल समूह का आकार छोटा होता है तो बीटा परत संरचना पाया जाता है। तो यही चीजें आप द्वितीयक संरचना में देखेंगे। तो क्या होगा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में, जब कौन, लंबी व लचीली पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखला अपेक्षाकृत क्या होगा, दृढ़ वलित पॉलीपेप्टाइड, दृढ़ वलित पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखला में बदल जाते हैं तो उसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके बाद इसमें आप देखेंगे क्या चीज, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना एल्किल समूह के आकार पर निर्भर करता है।
यदि एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है तो प्रोटीन के इस द्वितीयक संरचना को अल्फा हेलिक्स या अल्फा कुंडलिनी संरचना कहते हैं। और यदि एल्किल समूह का आकार छोटा होता है तो प्रोटीन के इस द्वितीयक संरचना को बीटा परत संरचना कहते हैं, जिसका अध्ययन 1951 ईस्वी में लिनियस पॉलिंग व कोरे नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरण की सहायता से किया था। तो इसमें उस प्रश्न का भी जवाब मिलता है। पहला तो ये होता है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसे कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब लंबी और लचीली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपेक्षाकृत दृढ़ वलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में चेंज हो जाता है तो इसे हम प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। यदि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पूछी जाती है तो आप इतना ही जवाब आप लिखेंगे। लेकिन अगर उसमें यह पूछा जाता है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, तो वो चीजें आपको नीचे बताए गए हैं कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में दो तरह की संरचना पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा परत पाया जाता है, जिसका अध्ययन 1951 ईस्वी में लिनियस पॉलिंग और कोरे नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरण की सहायता से किया था। उन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है वह एल्किल समूह के आकार पर निर्भर करता है। यदि एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है तो उसे अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं, और यदि आपके एल्किल समूह का आकार छोटा होता है तो प्रोटीन के इस द्वितीयक संरचना को बीटा परत संरचना कहते हैं। तो पहले आप इतनी चीजें देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रोटीन के वो दो संरचनाएं कौन कौन से, तृतीयक और चतुर्थ। तो आइए हम लोग अब देखते हैं क्या प्रोटीन के कौन से, तो प्रोटीन के आपके आते हैं तृतीयक और चतुर्थ संरचना। तो यदि आपके एग्जाम में प्राथमिक पूछता है तो केवल आप प्राथमिक लिखिएगा, और यदि आपके एग्जाम में द्वितीयक पूछता है तो द्वितीयक संरचना लिखिएगा। और यदि कहता है कि प्रोटीन के द्वितीयक संरचना में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, तब आप उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा परत हेडिंग करके वो लिख दीजिएगा। लेकिन यदि आपसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना पूछता है तो आप ये जवाब लिखिएगा जो अभी आपको मिल रहा है। तो तीसरा हेडिंग होगा, और तीसरा हेडिंग क्या होगा, तो तीसरा हेडिंग हो जाएगा प्रोटीन की तृतीयक संरचना। अब तृतीयक संरचना में क्या होता है कि आपके लंबे और लचीले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपेक्षाकृत दृढ़ वलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे हम प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं।
लेकिन यदि यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर मुड़कर त्रिविमीय संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसे हम प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। क्या बताया गया कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर मुड़कर 3D संरचना में या त्रिविमीय संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसे हम प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। तो आइए इसे लिखित रूप में देख लेते हैं। क्या? जब कौन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाएं कुंडलित होकर वह मुड़कर त्रिविमीय संरचना अर्थात 3D संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। तो उसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। अब ये इसके जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। तो आइए चौथा हेडिंग देखेंगे। चौथे हेडिंग में क्या देखेंगे? चौथे हेडिंग में होगा क्या? प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। अब प्रोटीन की चतुर्थ संरचना क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में मिल जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रोटोमर या उप इकाई कहते हैं। क्या कहा गया? जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में मिल जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोमर या उप इकाई कहते हैं। और होता क्या है? प्रोटोमर की संख्या के निर्धारण तथा उनके पारस्परिक अंतराकाशी स्थिति के बारे में अध्ययन जहां किया जाता है उसी को हम प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं। किसके? प्रोटोमर की संख्या के निर्धारण तथा पारस्परिक अंतराकाशी स्थिति के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं। कितना जवाब आपको किस में लिखना होगा? प्रोटीन की चतुर्थ संरचना में। आइए वो लिख देते हैं। क्या? जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाएं आपस में मिल या सम्मिलित हो जाती हैं तो उसे उप इकाई या प्रोटोमर कहते हैं। ये रहा प्रोटोमर क्या होता है और इसमें होता क्या है? प्रोटोमर की संख्या का निर्धारण व उनके पारस्परिक अंतराकाशी
काशी संरचना का अध्ययन, संरचना का अध्ययन ही प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहलाती है। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, तो अब आपके मिल चुके हैं प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना, और साथ में चतुर्थ संरचना भी मिल चुका है। तो सभी की परिभाषाएं आपके वाक्य लिखा दिए जा चुके हैं। जो पूछा जाएगा उसकी संरचना भी आप उसके नीचे बनाएंगे, और सारी संरचनाएं एक साथ आपको बना के दिखाया जा रहा है। चारों संरचनाएं एक साथ रहेंगे, जो पूछेगा उसके वाक्य के नीचे उसका संरचना अवश्य बना दीजिएगा। तो यहां पर जो आपका संरचना बन रहा है, यह आपका बना हुआ है, जिसमें इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग प्राथमिक संरचना कहते हैं। और जो ये डॉट्स दिखाए जा रहे हैं, ये डॉट्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा ये डॉट्स जो होते हैं ये अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। तो ये रहा प्राथमिक संरचना। इसी प्रकार से ये रहा इसका द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना में आप इस प्रकार से संरचना बनाएंगे, जहां जहां कोना होगा वहां वहां आप डॉट्स बनाइएगा, और मध्य में भी आप डॉट्स बना दीजिएगा। अगर मध्य में भी आप डॉट्स बनाते हैं तो इसी डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। और यह प्रोटीन की कौन सी संरचना होगी, तो याद रखिएगा यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है। इसी प्रकार से अब प्रोटीन का कौन सा संरचना बनने वाला है, तो यह प्रोटीन का अब तृतीयक संरचना बनने वाला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग तृतीयक संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये रहा प्रोटीन की तृतीयक संरचना। यहां से पूरा आएगा। तो ये कौन सी संरचना होगी, ये होगी क्या, तृतीयक संरचना। इसी प्रकार से आपका चतुर्थ संरचना भी बनता है। चतुर्थ संरचना भी बनता है। इस प्रकार से यह आपका चतुर्थ संरचना हो गया। अब इस चतुर्थ संरचना में एक तो इस प्रकार का होता है, दूसरा इसी का उल्टा होता है। उल्टा में क्या होता है, इस प्रकार से। इस प्रकार की संरचनाएं आपको क्या होंगे, देखने के लिए मिलेंगे। तो यह कौन सी संरचना होगी, तो याद रखिएगा यह प्रोटीन की कौन सी संरचना होगी, तो यह प्रोटीन की चतुर्थ संरचना होती है। तो पहले इतनी चीजों को देख लीजिएगा। इसी के जस्ट बाद हम क्या देखेंगे, प्रोटीन के कार्य या महत्व। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज है, प्रोटीन के कार्य और महत्व, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, और 2023 में ही पूछा गया है। आशा करते हो सकता है कि 2024 में किसी न किसी सेट में आपको ये सभी प्रश्न आपको दिखाई देंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों के जवाब को आप याद करके जाइएगा, ताकि यदि ये आते हैं तो उनका जवाब आप लिख के आए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं उस अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन का कार्य या महत्व। प्रोटीन का कार्य या महत्व। तो प्रोटीन के कार्य या महत्व इस प्रकार से नहीं पूछे गए, बल्कि इस प्रकार से पूछा गया, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के कार्य और महत्व बताइए। तो प्रोटीन क्या होता है, यदि ये चीजें देखना चाहें तो पिछले एपिसोड में जाकर देखिएगा, उसमें प्रोटीन क्या होता है ये चीजें आपको बताया गया, और इस एपिसोड में आपको प्रोटीन के कार्य या महत्व भी बता दिए जा रहे हैं। तो पहले प्रोटीन का कार्य या महत्व कहाँ कहाँ होता है, तो प्रोटीन का कार्य होता है जैव द्रव्यमान के संश्लेषण में, दूसरा शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में,
और तीसरा प्रोटीन का कार्य होता है एंटीबॉडीज के निर्माण में, चौथा होता है क्षतिग्रस्त ऊतकों के मरम्मत में, पांचवा होता है नए ऊतकों के निर्माण में, छठा होता है ऊर्जा स्रोत के रूप में, सातवां होता है विभिन्न जैविक क्रियाओं के पीएच के नियंत्रण में। तो यह सभी आपके किसके लिए होते हैं, प्रोटीन के कार्य या महत्व होते हैं। तो आइए इन्हें लिखित रूप में देखते हैं। क्या पहला होगा किसमें, जैव द्रव्य के संश्लेषण में, पहला क्या होगा, जैव द्रव्य के संश्लेषण में। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में। तीसरा क्या होगा, एंटी बॉडी के निर्माण में। चौथा क्या होगा, ऊर्जा स्रोत के रूप में। पांचवा क्या होगा, क्षतिग्रस्त ऊतकों के मरम्मत में। इसके बाद क्या होगा, तो नए ऊतकों के निर्माण में। और इसके बाद लास्ट होगा क्या, विभिन्न जैविक क्रियाओं के पीएच के नियंत्रण में। विभिन्न जैविक क्रियाओं के पीएच के नियंत्रण में भी हम किसका उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, प्रोटीन का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्या था, तो पेप्टाइड्स क्या होता है, पेप्टाइड्स बंध क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है। इन तीन प्रश्नों के जवाब को भी इसी एपिसोड में ही देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग उस प्रश्न का जवाब जानते हैं जो कि 2023 का पूछा गया प्रश्न ही है। और वो क्या है, पहला पूछा गया था पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स बंध क्या होता है। दूसरा पूछा गया पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है। तो उन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हेडिंग होगा क्या, तो हेडिंग होगा आपका पेप्टाइड्स बंध व पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स बंध व पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स बंध क्या होता है, तो प्रोटीन में CONH बंध पाया जाता है, उसी को पेप्टाइड्स बंध या आप एमाइड्स बंध कहते हैं। और इस अणु को क्या कहते हैं, तो इस अणु को हम लोग पेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये CONH बंध का निर्माण कैसे होता है, तो रासायनिक क्रिया के आधार पर भी इसकी परिभाषा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जब दो अल्फा एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, तो एक अल्फा एमिनो अम्ल का NH2 सिरा दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के COOH सिरा जैसे ही संपर्क में आते हैं, वो आपस में क्रिया करके CONH बंध का निर्माण कर देते हैं। और जैसे ही CONH बंध का निर्माण होता है, उसी को हम पेप्टाइड्स बंध या एमाइड्स बंध कहते हैं। और इस अणु को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं। तो आइए इसे हम लिखित रूप में देख लेते हैं। क्या चीज है, प्रोटीन में पाए जाने वाले, प्रोटीन में पाए जाने वाले CONH या तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है, CONH बंध को पेप्टाइड्स बंध या एमाइड्स
बंध कहते हैं, बंध कहते हैं, तथा इस अणु को पेप्टाइड्स कहते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, तो हम लोग यहां पर रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या होगा, NH2 CHR COOH, अब दूसरे का NH सिरा, C डबल हो आपका हो गया सिरा। अब NH सिरा इसके जस्ट बगल में होना चाहिए, ये हो गया NH सिरा, ये हो जाएगा CHR और इधर हो गया क्या, C डबल OH। और जैसे ही ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो यहां से क्या होगा, यहां से H और यहां से OH क्या हो जाएगा, आपस में निकल जाएगा। बाकी पूरे समूह को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अब क्या बचता है आपका, तो यहां से बचता है NH2, फिर क्या बचा हुआ है CH, क्या बच गया R, यहां से क्या बच गया C द्विबंध O, आपका ये निकल चुका है। अब क्या बच गया आपका NH, और फिर क्या बच गया आपका CHR, और ये क्या हो गया C डबल OH, और प्लस में क्या निकल गया H2O निकल गया। अब यही जो CONH बंद होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग पेप्टाइड्स बंध कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एमाइड्स बंध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बनता कैसे है, तो उसके लिए आपको मैंने अभी बताया था। इसमें होता क्या है, तो वो चीजें आपको नीचे वाक्य के द्वारा दिखा देते हैं। तो ये भी आप वाक्य लिख के यही समीकरण आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जब दो अल्फा एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो एक अल्फा एमिनो अम्ल का NH2 सिरा व दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल का C डबल OH सिरा संपर्क में आते ही क्या कर देता है, CONH बंध का निर्माण कर देता है, निर्माण कर देता है, जिसे पेप्टाइड्स बंध या एमाइड्स बंध कहते हैं, तथा इस अणु को, तथा ऐसा हो जाएगा, प्राप्त अणु को पेप्टाइड्स कहते हैं। तो जो चीजें आपको ऊपर लिखा गया था, उसी के आधार पर यह लिखा गया क्या, कि एक अल्फा एमिनो अम्ल का C डबल OH सिरा दूसरे का NH2 सिरा जैसे ही संपर्क में आता है, CONH बंध का निर्माण करता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स बंध या एमाइड्स बंध कहते हैं। और इस अणु को क्या कहते हैं, तो इस अणु को हम पेप्टाइड्स कहते हैं। आइए अगले प्रश्न का जवाब जानते हैं। और अगला प्रश्न आपका क्या होता है, तो अगला प्रश्न आपका है पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है। अब पॉलीपेप्टाइड्स में क्या होता है, जब असंख्य अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिलकर nth संख्या में CONH बंध का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएमाइड्स बंध या पॉलीपेप्टाइड्स बंध कहते हैं। और प्राप्त अणु को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। आइए देख लेते हैं क्या, जब असंख्य अल्फा एमिनो अम्ल के अणु आपस में मिलकर
संख्या में CONH बंध का निर्माण करते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड्स बंध या पॉलीएमाइड्स बंध कहते हैं तथा इस अणु को या प्राप्त अणु को पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन कहते हैं। अब यहां से रिएक्शन देख लेंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगा? NH2COCOOH, फिर हो जाएगा क्या? HNH2CHRCOOH, फिर HNH, यहां पर हो जाएगा क्या? R, फिर हो जाएगा COOH। अब ये क्या करेंगे? आपस में क्रिया करेंगे। अब यहां पर COOH सिरा और NH सिरा आपस में क्रिया करेगा और क्या कर देगा? निकाल देगा जल के अणु को। बचेगा क्या? NH2CHR, यहां से क्या बचा? CO, यह निकल चुका है, क्या बचा? NH, फिर आप देख रहे हैं यहां से, फिर यहां से CONH निकल रहा है, इसलिए यहां पर इसकी संख्या क्या दिखा देंगे? NH दिखा देंगे और फिर क्या दिखा देंगे? CHR, COOH और NH संख्या में क्या निकल जाएंगे? अणु निकल जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही, और प्रोटीन आपका पूरा समाप्त हुआ। मिलते हैं नए एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।